बेचारे नीतीश कुमार करें तो क्या करें। चौबे जी जब भी छब्बे जी बनने की कोशिश करते हैं, उन्हें दुबे जी बनने के लिए तैयार रहना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा इस घोषणा के बाद कि कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इस वर्ष भारत रत्न से नवाजा जाएगा। इस फैसले की घोषणा के तुरंत बाद देश भर में ये चर्चा होने लग गई है कि क्या नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव का जो गठबंधन है, क्या उसका भविष्य संकट में है। क्या नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीपन शर्मा और आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर को दिए जाने वाले भारत रत्न, उसके राजनीतिक परिणामों और उसके देश की और बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा उसके बारे में। कर्पूरी ठाकुर आप जानते ही हैं, बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, सोशलिस्ट लीडर और सबसे बड़ी बात, पिछड़ा राजनीति, आरक्षण की राजनीति और सोशल जस्टिस के महायोद्धा। यहां तक कि उन्हें बिहार का अंबेडकर भी कहा जाता है इस संदर्भ में। अब पहला सवाल यह लाजमी है कि कर्पूरी ठाकुर की आज की राजनीति में रेलेवेंस क्या है। तो इसको हम इस बात से समझ सकते हैं दोस्तों कि कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार जब वो मुख्यमंत्री बने सन 1978 में, तब उन्होंने फैसला लिया कि वो बिहार में पिछड़ों, अति पिछड़ों, महिलाओं और जो सवर्णों में गरीब हैं उनको आरक्षण देंगे। यह फैसला लिया उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर। इस रिपोर्ट के आधार पर जहां तक मुझे याद है 12% रिजर्वेशन मिलना था एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को, यानी अति पिछड़ा। 8% मिलना था अदर बैकवर्ड क्लासेस, करीब 3% रिजर्वेशन मिलना था महिलाओं को और इतना ही रिजर्वेशन मिलना था सवर्णों में गरीबों को। इस मुद्दे पर बाद में उनकी सरकार भी चली गई क्योंकि सवर्णों ने विरोध किया, लेकिन उनकी सरकार जाने के कारण वो बहुत बड़े हीरो हो गए सोशल जस्टिस और रिजर्वेशन के। कर्पूरी ठाकुर की 2 बड़ी लेगेसीज हैं। पहली लेगेसी तो आप जानते ही हैं, वो रिजर्वेशन पॉलिटिक्स के नायक थे। जब उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन को इंप्लीमेंट करने की घोषणा की बिहार में, उसके बाद देश में भी मंडल आयोग लागू करने की सिफारिश की गई और यह घटना हुई कर्पूरी ठाकुर की मुंगेरी लाल कमीशन को एक्सेप्ट करने की घोषणा के पूरे 1 साल बाद। मंडल कमीशन को सन 90 में वीपी सिंह ने रेकमेंड किया और उसका कारण यह था कि वो बीजेपी की मंदिर पॉलिटिक्स का जवाब देना चाहते थे। लेकिन इसके बावजूद मंडल पॉलिटिक्स ने भारत की राजनीति को बदल के रख दिया। इस कारण कर्पूरी ठाकुर को माना जाता है सोशल जस्टिस का हीरो, रिजर्वेशन पॉलिटिक्स का इंस्पिरेशन और बिहार का अंबेडकर और जननायक। उनकी दूसरी लेगेसी है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, जो अपने आप को कर्पूरी ठाकुर का चेला कहते हैं। लेकिन दोनों चेलों का रास्ता पॉलिटिक्स में अलग अलग था। 90 के दशक में लालू प्रसाद मंडल के मसीहा बनकर बिहार की राजनीति पर छा गए। उन्होंने ओबीसीज, मुस्लिम्स और कुछ दलितों का गठजोड़ बनाकर बिहार की पॉलिटिक्स पर करीब करीब 20 साल राज किया। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि लालू के पुराने साथी सोशलिस्ट और कर्पूरी ठाकुर के चेले नीतीश कुमार जब लालू को राजनीति की हाशिए पर लाने के इरादे से निकले, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के दूसरे फार्मूले का इस्तेमाल किया। और वो फार्मूला क्या था दोस्तों? वो फार्मूला था अदर बैकवर्ड क्लासेस को 2 हिस्सों में बांटना। आपको जैसा मैंने बताया, कर्पूरी ठाकुर ने 2 हिस्से किए बैकवर्ड्स के, एक बैकवर्ड क्लासेस, एक ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग। और इसी तरीके की पॉलिटिक्स की नीतीश कुमार ने। उन्होंने भी महापिछड़ा और अति पिछड़ा नामक एक वर्ग बनाया और लालू से उनका बहुत बड़ा वोट बैंक छीन लिया। और अपनी अति पिछड़ा पॉलिटिक्स के कारण नीतीश बिहार की राजनीति पर छा गए और कुछ इस तरीके से छा गए कि उनके पास जो 20-22% वोट होता था, जिसमें मेजॉरिटी ईबीसीज थे, उसके कारण वो कभी बीजेपी के साथ सरकार बना लेते थे और कभी लालू प्रसाद के साथ। लेकिन अब लगता है बीजेपी ने ठान लिया कि उनसे उनका ये 20% वोट छीन लिया जाए और इस कारण वो कर्पूरी ठाकुर को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी को मालूम है कि 20% ईबीसी के बगैर बिहार में राजनीतिक विजय हासिल करना मुश्किल है।
इस 20% वोट की तलाश में 2020 से बीजेपी प्रयास कर रही है। पहले उसने एक ईबीसी नेता रेणु कुमारी को नीतीश कुमार की तत्कालीन सरकार में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया। उसके बाद एक और ईबीसी नेता को बिहार की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें अपना नेता घोषित किया। और अब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद बीजेपी को लग रहा है कि ईबीसी शायद उसके पाले में और आ जाएंगे और वो नीतीश कुमार से छिटक जाएंगे। अब आप पूछना चाहेंगे कि बीजेपी बिहार में इतना क्यों करना चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की स्थापना करवाने के बाद पॉलिटिक्स में आज इस पोजीशन में नहीं है कि वो आसानी से चुनाव जीत सकती है? तो इसका कारण यह दोस्तों कि बीजेपी अगला चुनाव बहुत बड़े मार्जिन से जीतना चाहती है। वो ये चाहती है कि वो पिछली बार से भी आगे जाए, क्योंकि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि जो वो चुनाव में लड़ती है तो उसका कंपटीशन खुद से होता है और वो पिछली बार से ज़्यादा सीट्स तभी ला सकती है जो बिहार में 40 में से ज़्यादातर सीटें जीते। आपको यह मालूम ही होगा कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था नीतीश कुमार और पासवान के साथ गठबंधन करके, और 40 में से 39 सीट्स उसने और उसके एलाइज ने जीती थी। लेकिन इन एलाइज ने भी 24 सीट्स जीती थी। और अब चूंकि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो गए तो बीजेपी नहीं चाहती उन सीटों को गंवाना, तो उसका मकसद है 40 में से अधिकतर, या यूं कहें कि 40 में से 40 सीट जीतना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो पिछली बार से ज़्यादा मार्जिन से चुनाव जीतना उसके लिए मुश्किल होगा। बीजेपी की परेशानी यह है कि जितने भी ओपिनियन पोल आज की तारीख में आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी से आगे है, और अगर चुनाव में भी यही परिस्थिति रहती है तो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी सीटों का नुकसान होगा। इस कारण बीजेपी नीतीश कुमार का वोट बैंक छीनकर ना सिर्फ नीतीश कुमार को ठिकाने लगाना चाहती है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतना चाहती है। बीजेपी का दूसरा मकसद है लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस जो डिमांड कर रहे हैं कि देश में एक नई कास्ट बेस्ड सेंसस को लाया जाए, उसको उस पॉलिटिकल एजेंडा को अपने हाथ में ले ले, ये बताकर कि वो राजनीति और सोशल जस्टिस के नेता की हिमायती है और उस हिमायत के कारण सोशल जस्टिस का एजेंडा तो उसके पास है। इस बहाने वो एक तीर से दो निशाने साधना चाहती है। पहला बिहार की पॉलिटिक्स, दूसरा कास्ट सेंसस की डिमांड की पॉलिटिक्स और उसके सहारे रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स। आप यूं भी समझ सकते हैं कि बीजेपी अब राम मंडल और कमंडल तीनों को अपने टेंट में रखना चाहती है। लेकिन अगर बीजेपी ईबीसी वोट्स को नीतीश कुमार की पॉकेट से चुरा कर ले जाती है तो नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने का सपना, या यूं कहिए कि ऑपोजिशन का फेस बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। और यह पहली बार नहीं होगा जब इस शतरंज के खेल में बीजेपी नीतीश कुमार को मात देने जा रही है। आपको याद होगा इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के नेता रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाने का फैसला करके नीतीश कुमार को चारों खाने चित कर दिया था। उसके बाद नीतीश कुमार बोलने लायक नहीं बचे थे बिहार के संदर्भ में, और घटनाक्रम कुछ इस तेजी से बदला था कि नीतीश कुमार वापस लौटकर आ गए थे भारतीय जनता पार्टी के पास। अब राजनीति में नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार भी कहा जाता है, क्योंकि वो कुर्सी से इतना प्रेम करते हैं कि वो कुर्सी के लिए किसी को भी दगा दे सकते हैं और किसी के साथ भी अपने संबंध सुधार सकते हैं। यह भी हो सकता है कि बीजेपी को लग रहा हो कि नीतीश कुमार को अगर लगे कि उनका वोट बैंक उनसे छिटक रहा है तो वो ऑपोजिशन को छोड़कर वापस बीजेपी में आ जाए। और ऐसा होना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि पहले पॉलिटिक्स में कहा जाता था आया राम गया राम, अब कहा जाता है आया नीतीश कुमार गया नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार को तो बहाना चाहिए पाला बदलने का, जैसा कि लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी हमेशा कहते हैं, वो तो शुरू से ही पलटू चाचा हैं। तो हो सकता है बीजेपी ने उनके सामने कैरेट लटकाई हो कि हमने बिहार के बड़े नेता और आपके गुरु कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाज दिया है और इस बहाने आप वापस बीजेपी में आ जाए। अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार के लिए बड़ा ही हास्यास्पद होगा, क्योंकि ना तो वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे, न ऑपोजिशन के बड़े नेता, और उनका कद भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में वही रहेगा जो आज से 3-4 साल पहले हुआ था। यानी कि चौबे जी
किसी भी हालत में अब छब्बे जी नहीं बनने वाले और दुबे जी रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी चर्चा नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स और उस पर क्या असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस डिसीजन का कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा जाए। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई, आप अपने चैनल i24 को लाइक भी करेगा और सब्सक्राइब भी। मेरा नाम है संदीपन शर्मा। चर्चा को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।